क्लास 12th बच्चों, हम लोगों का समाजशास्त्र में लेसन चल रहा था भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो इस लेसन को हमने प्रारंभ किया था और इस लेसन में कल हम लोगों ने पढ़ा था राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व। तो राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व में आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखवाए थे, तो उनको पुनः रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। पहला पॉइंट हमने लिखवाया था समस्याओं की व्याख्या, और दूसरा था हमारा जनमत का निर्माण, तीसरा था निर्वाचन संबंधी शिक्षा, चौथा था सरकार का गठन, और पांचवा था शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय, और छठवां था हमारा जनता और प्रतिनिधियों के मध्य सीधे संपर्क की व्यवस्था, सातवां था प्रतिनिधियों की कर्तव्यपरायणता, आठवां पॉइंट था स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन, नौवां था राष्ट्रीय नीति का निर्माण, 10वां था संविधान में परिवर्तन, 11 था राजनीतिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, 12 था सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, और 13 था संस्थात्मक प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों की अनिवार्यता। तो ये कल आप लोगों को इसके बारे में बताया था। और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दलों के गुण। तो राजनीतिक दलों के गुण जो हैं, इसमें भी कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला हेडिंग है प्रशासकीय कुशलता। तो प्रशासकीय कुशलता जो है, यह सरकार को समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव जो है देती है। तो इसके सुझाव जो हैं, उससे शासन में कार्यकुशलता तथा उत्तरदायित्व के भाव में वृद्धि होती है। और फिर दूसरा पॉइंट हमारा है सर्वसाधारण में जागृति। तो सर्वसाधारण में जागृति से मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वह अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करते हैं निर्वाचन में, और जब निर्वाचन के समय जो है, ये जो विभिन्न राजनीतिक समस्याएं होती हैं, उनको जनता के सम्मुख जो है प्रस्तुत करते हैं। जब जनता के सम्मुख उनको प्रस्तुत करते हैं, तो इन्हीं के कार्यों द्वारा जो राजनीतिक दल जो है वो क्या होता है, फिर जनता में पूर्ण रूप से अपने प्रति राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर लेते हैं। तो जब राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर लेते हैं और राजनीतिक समस्याओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है उन लोगों को। फिर तीसरा है हमारा राजनीतिक शिक्षा। तो राजनीतिक शिक्षा जो है, यह जो निर्वाचन में भाग लेते हैं जो लोग, वह क्या करते हैं, इसके द्वारा इसका प्रयोग करके मतदान की प्रक्रिया से संबंधित जो बातें होती हैं उनका ज्ञान प्रदान करते हैं, और राजनीतिक दल जो होते हैं वह जनता के राजनीतिक ज्ञान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं।
फिर चौथा है हमारा शक्तिशाली सरकार का संगठन। तो शक्तिशाली सरकार का संगठन भी राजनीति दल जो है वह अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में सफल बनाकर शक्तिशाली सरकार का निर्माण करते हैं, और यह शक्तिशाली सरकार जो है वह जनता के हितों का ध्यान रखती है और अपने पक्ष में लोकमत का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम यह कहेंगे कि राजनीतिक दल जो है वह सुसंगठित सरकार का निर्माण करके लोक कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करती है। फिर पांचवा है दलीय अत्याचारों से मुक्ति। तो दलीय अत्याचारों से मुक्ति जो है, जो दल सरकार के उसमें खड़े होते हैं और उनके जो विरोधी दल जो संगठित होते हैं वह सरकार के अनुचित कार्यों की आलोचना करने लगते हैं, और उस आलोचना के भय से जो सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता होती है वह क्या होती है, उत्पन्न नहीं होती। तो एक हम ये कहेंगे इसमें कि राजनीतिक दलों के कारण नागरिक को दलीय अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए लावेल ने भी कहा है अपने शब्दों में कि दलों के द्वारा जनता को सरकार पर नियंत्रण लगाने का अवसर मिलता है। फिर अगला है हमारा सरकार का स्थायित्व। तो सरकार के स्थायित्व में जो विरोधी दलों की आलोचना के भय से जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वह लोक कल्याण के कार्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं और अपने पक्ष में कुशल जनमत का निर्माण करके अपने दल की सरकार को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दलों से शासन में क्या है, सुदृढ़ता बनी रहती है। तो इस सुदृढ़ता जो बनी रहती है इसके लिए डॉक्टर फाइनर ने अपने शब्दों में कहा है कि बिना संगठित राजनीतिक दलों के निर्वाचक गण या तो पंगु हो जाएंगे या विनाशकारी और ऐसी नीतियां ग्रहण करेंगे कि समस्त शासन व्यवस्था में जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी, पूरी शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। फिर अगला है योग्यतम व्यक्तियों का चयन। तो योग्यतम व्यक्तियों के चयन से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य है निर्वाचन में विजयी होकर शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना, और जब इनका ये उद्देश्य पूरा हो जाता है तो राजनीतिक दल जो हैं वह क्या करते हैं कि ऐसे योग्य व्यक्तियों का चयन करते हैं जो विजयी होकर दल की सरकार को स्थायित्व प्रदान कर सके। तो इस प्रकार ये कहा जाएगा कि राजनीतिक दलों द्वारा योग्यतम व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है सरकार तथा नागरिकों में सहयोग। राजनीतिक दल जो है वह विधान मंडलों में क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कराकर भेजते हैं और जो विजयी प्रतिनिधि होते हैं दूसरे उनसे उनका परिचय भी कराते हैं। तो राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार और नागरिक के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वह सरकार जो है वह नागरिकों का सहयोग, सरकार को नागरिकों का सहयोग प्राप्त होता है। फिर अगला है लोकतंत्र का संचालन संभव।
लोकतंत्र का जो संचालन है उसमें राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक दल जो होते हैं यही लोकतंत्र का संचालन भी कर सकते हैं और करते हैं। तो लोकतंत्र जो है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र जो है वह संभव नहीं है। तो इसको स्पष्ट करते हुए बर्क ने कहा है कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, पर स्वाधीन शासन के लिए अपरिहार्य है। और इन्हीं की बात का समर्थन करते हुए ब्राउस ने भी कहा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। अब है हमारा अगला इसी का पॉइंट, शासन में लचीलापन उत्पन्न करना। तो शासन में लचीलापन कैसे उत्पन्न होगा? जो राजनीतिक दल संविधान और सरकार में जब लचीलापन उत्पन्न करेंगे तो राजनीतिक दल के जो शासन के विभिन्न अंग हैं वह आपस में सामंजस्य उत्पन्न करते रहेंगे। और इसका अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का साधन। तो राष्ट्रीय एकता के साधन से मतलब है कि राजनीतिक दल जो हैं वह समाज में उस व्यापक दृष्टिकोण के निर्माण करने में सहायक होते हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता का बंधन जो है वह सुदृढ़ हो। तो इसको अपने शब्दों में स्पष्ट किया है पैटरसन ने। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का विकास करने और उसे बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था राजनीतिक दलों के गुण। तो राजनीतिक दलों के गुण में ये 11 पॉइंट आप लोगों को हमने बताया। पहला प्रशासकीय कुशलता था, दूसरा था सर्वसाधारण में जागृति, तीसरा था राजनीतिक शिक्षा, चौथा था शक्तिशाली सरकार का संगठन, पांचवा था दलीय अत्याचारों से मुक्ति, छठवां था सरकार का स्थायित्व, सातवां था योग्यतम व्यक्तियों का चयन, आठवां था सरकार तथा नागरिकों में सहयोग, नौवां था लोकतंत्र का संचालन संभव, और 10वां था शासन में लचीलापन उत्पन्न करना, और 11वां था राष्ट्रीय एकता का साधन। तो ये तो हमने पढ़ा था राजनीतिक दलों के गुण। और ये आपको पहले भी बताया गया था कि जहाँ कुछ गुण होते हैं, जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो वहाँ कुछ दोष भी, कुछ बुराइयाँ भी उसके अंदर होती हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हैं और कुछ लोग जो हैं उसकी कमी या बुराइयों को निकालते हैं। तो इसी तरह राजनीतिक दलों के अभी तो हमने गुण पढ़े थे, अब आपको राजनीतिक दलों के दोष के बारे में बताएंगे कि राजनीतिक जो है दलों में क्या दोष भी पाए जाते हैं। तो जहाँ पर अधिक गुण होंगे वहीं पर दूसरी ओर क्या है, कुछ अवगुण भी होंगे। इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका के संविधान में है, उसमें अमेरिका के संविधान में निर्माताओं ने दलीय व्यवस्था के दोषों को ही दिखाया है। और हमारे जो हैं राजनीतिक दलों में जो दोष हैं, अब उसके बारे में बताएं। तो पहला है जनमत का विभाजन।
पहला पॉइंट। तो राजनीतिक दल में जो है अपने पक्ष से जो जनमत निर्माण का प्रयास करते हैं, तो इन दलों के द्वारा जनमत क्या होता है, वह विभाजित हो जाता है। और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिक्रमण से हमारा तात्पर्य है कि अनुशासनबद्धता के कारण जो राजनीतिक दलों में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परित्याग करके राजनीतिक दलों के आदेशों तथा निर्देशों के अनुसार आचरण करते हैं, तो राजनीतिक दलों के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का बलिदान होता है। क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक दलों के आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं। और तीसरा है इसमें हमारा कि राष्ट्रीय हितों की क्षति। राष्ट्रीय हितों की क्षति से मतलब है कि राजनीतिक दलों के कारण जो जनता विभिन्न गुटों में विभाजित हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, राष्ट्रीय हितों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। तो जब विपरीत प्रभाव पड़ता है तो राजनीतिक दल जो हैं, इसके वोट बैंक जो हैं, वह एक कारण बन जाते हैं। क्यों? और उसका मुख्य कारण क्या है कि जो ये राजनीतिक दल होते हैं, इसमें जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। फिर अगला है इसी का टॉपिक हमारा विवादों की उत्पत्ति। तो राजनीतिक दलों के कारण देश में क्या होते हैं, जब कई गुट बन जाते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के विवाद एवं संघर्ष भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो जब वो विवाद और संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो विद्वान और बुद्धिजीवी होते हैं, वह राजनीतिक कार्यों में उदासीन रहने लगते हैं, और धार्मिक और रूढ़वादिता पर आधारित जो लोग होते हैं, वह दल समाज में सांप्रदायिक संघर्षों को प्रोत्साहन देते हैं। अब है हमारा अगला इसी में विचारों का मिथ्या प्रचार। तो विचारों के मिथ्या प्रचार से मतलब है कि राजनीतिक दल जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की सुरक्षा के लिए नागरिकों में मिथ्या प्रचार करने लगते हैं, तो उसमें क्या है, समाज में भ्रष्टाचार फैलने लगता है। और छठवां है व्यक्ति पूजा को प्रोत्साहन। व्यक्ति पूजा से मतलब है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों के कारण जो नेताओं की चापलूसी की जाती है, तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, अयोग्य व्यक्तियों की पूजा को प्रोत्साहन देने लगता है। क्योंकि किसी अयोग्य व्यक्ति को खड़ा कर देंगे और उसकी सब लोग चापलूसी करने लगेंगे, तो इसमें उस व्यक्ति की पूजा होने लगती है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। फिर अगला है समय तथा धन का अपव्यय। समय तथा धन का अपव्यय जो है वह दलीय व्यवस्था के कारण इनका समय और धन का अपव्यय होता है। फिर अगला है सत्तारूढ़ दल की तानाशाही। तो सत्तारूढ़ जो दल है, यह व्यवस्थापिका में सत्तारूढ़ दल जो है इसका बहुमत होता है,
और जो विरोधी दल होता है वह प्रभावशाली नहीं होता, तो वो क्या करता है, सत्ताधार दल अपनी मनमानी करने लगता है, तो सत्तारूढ़ दल की तानाशाही जो है वह स्थापित हो जाती है। और अब अगला है और लास्ट है इसमें, राजनीतिक दल का पूर्ण वर्चस्व। तो पूर्ण वर्चस्व से मतलब है कि राजनीतिक दल जो है वह व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व को दल के अनुशासन से संबद्ध करके उसके औचित्य को क्या करता है, समाप्त कर देता है। और मतदाता तथा व्यक्ति के जो गुण दोषों को न देखकर क्या देखते हैं, राजनीतिक दलों के आधार पर मतदान कराने की प्रक्रिया को। तो ये तो उसमें हमने इसके राजनीतिक दल के दोष या अवगुण इनके बारे में आपको बताया। और अब अगला टॉपिक है इसी का हमारा दबाव समूह, कि दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह का मतलब जो होता है यह है राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण देन है। दबाव जिसको प्रेशर कहते हैं, यह क्या है, जो समस्त प्रजातंत्र शासनों में ये पाई जाती है। इसमें ऐसे गुट होते हैं जिनके द्वारा हम क्या है कि विभिन्न वर्ग के हित के लोग जो होते हैं वो अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों का निर्माण पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालने लगते हैं। और इन गुटों में सबसे ज़्यादा व्यापारिक होते हैं, व्यापारिक वर्ग के लोग होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, ये सब इसमें अधिक सम्मिलित होते हैं और अपना गुट बना करके प्रेशर बनाते हैं या दबाव डालते हैं। तो इसको कुछ हमारे विद्वानों ने इसे परिभाषित भी किया है। तो पहली परिभाषा हम देखेंगे, ये है हमारे विद्वान कैसलस ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे संगठन हैं, दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो शासकीय क्रियाकलापों द्वारा अथवा उनके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, और जो स्वयं किसी विधानमंडल में उस समय विशेष में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में न हो। फिर दूसरे हैं हमारे इसमें विनर ने कहा है कि दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी में नियुक्त विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन का प्रभावित करने में प्रयत्नशील होते हैं। और तीसरे हमारे विद्वान हैं ओडीगार्ड ने कहा है दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य अथवा स्वार्थ होते हैं, और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने हितों की सुरक्षा और वृद्धि कर सकें। और चौथे हमारे विद्वान हैं
एयरमैन ने कहा है, दबाव समूह वह स्वैच्छिक समिति है जिसके सदस्य किसी हित के बचाव के लिए परस्पर संबद्ध होते हैं। तो ये जो है दबाव समूह के बारे में परिभाषित किया है इन लोगों ने। अब इसमें हम देखेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल जो हैं यह किस तरह के राजनीतिक दलों की श्रेणी में आते हैं और उनकी मतानुसार ये जो गुट शासन नीतियाँ जो ग्रहण करते हैं उन्हें त्यागने के लिए जो दबाव बनाया जाता है उसमें सरकार कैसे प्रभावित होती है और राजनीतिक दल क्या करते हैं। तो राजनीतिक दल जो हैं वो एक नहीं है, ये दबाव समूह और राजनीतिक दलों में जो है दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनमें क्या अंतर किस तरह से पाया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि जो दबाव गुटों की तुलना में राजनीतिक दलों का संगठन क्या होता है, विस्तृत और व्यापक होता है। और दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक दल दबाव गुटों की भांति सांप्रदायिक, वर्गीय व संकुचित हितों को नहीं देखते, वह राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने का दावा करते हैं। और तीसरा है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य जो है वह शासन सत्ता पर अपना अधिकार करना होता है, परंतु दबाव गुटों का उद्देश्य केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करना होता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। और चौथा है, जो दबाव गुट हैं वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्वाचन में अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करते और वो पर्दे के पीछे से जो है विभिन्न दलों के सदस्यों को यथासंभव सहायता करते हैं। और पांचवा है कि दबाव गुट का प्रभाव राजनीतिक दल की अपेक्षा संकुचित दायरे में होता है। तो ये हमने देखा कि राजनीतिक दल अपने कार्यों व नीतियों को वर्गीय उद्देश्यों की ओर मोड़ देता है और गुट या समूह जो है वह दलबंदी का रूप धारण कर लेता है। और अब इसमें हम ये देखेंगे कि दबाव समूह जो हैं इनका क्या महत्व होता है। दबाव समूह को लोग जो हैं वो घृणा की दृष्टि से देखा जाता है उसको, और जो सभी प्रजातंत्र शासनों में ये क्या है पाया भी जाता है। इसके लिए फ्रेडरिक ने लिखा है कि कूड़ा उठाने वाले और राजनीति शास्त्र के गंभीर छात्र सभी इन दबाव समूह को हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन क्या है अब ऐसा नहीं है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चार्चिल जो हैं उन्होंने प्रवर समिति में ऐसे अवसर पर बोलते हुए कहा है कि जब कॉमन सभा में एक सदस्य पर बाहर से आर्थिक सहायता लेने संबंधी आरोप पर विचार किया जा रहा था तो उससे या हमसे ये आशा नहीं की गई कि हम सब एक शालीन सभा के सदस्य हैं जिनका अपना कोई विशिष्ट हित नहीं है। यह हास्यप्रद हुआ और ऐसा संभव जो है वो कहीं भी नहीं हो सकता। तो विधान मंडलों में जितना अधिक प्रभाव
विधानमंडलों में जितना अधिक प्रभाव जो है इन समूहों पे पड़ता है उतना किसी अन्य समूह पर नहीं पड़ता। तो इसलिए इन गुटों की विधानमंडल के पीछे एक विधानमंडल जो है वह एक अज्ञान साम्राज्य कहलाता है। और आज भी ये देखा जा रहा है कि ज्यों ज्यों दलीय अनुशासन दृढ़ होता जा रहा है त्यों तो व्यक्तिगत विधायक का महत्व घटता जा रहा है। दलीय शासन के कारण दल के सदस्य एकमत होकर के विधानमंडल के जो दल नीति है उसका समर्थन करते हैं। और बहुत सीमा तक तो ये भी देखा गया है कि आर्थिक संगठन व स्वार्थ समूह द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये जो था हमारा, अगर इसको विचार किया जाए तो ये देखा जाए कि अगर एक सप्ताह के समाचार पत्र पत्रिकाओं को हम देखेंगे तो उसमें अनेक प्रकार के इस तरह के हमको उदाहरण भी मिलेंगे और संघर्ष भी दिखाई देंगे, जहाँ पर विवादास्पद मुद्दों को लोग पता लगाते हैं। तो जब इन तरीक़ों का पता लगा लिया जाता है तो इनसे संबंधित समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन किसी राजनीतिक दल का औपचारिक प्रतिनिधित्व मंडल जो होता है वह प्रधानमंत्री या किसी अन्य अधिकारियों से मिलना भी चाहता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के सड़कों पर जो है वो विरोध किया जाता है। कुछ लोग लिखित रूप से समाचार पत्रों में सूचना देते हैं। तो ये आप देख लें, पूरा अगर एक हफ्ते के समाचार पत्र में आप कलेक्शन करके निकालेंगी, उसको इकट्ठा करेंगी, तो इसमें अनेक प्रकार के इस तरह के मुद्दे जो हैं उसमें आपको दिखाई देंगे। और ये जो हितों के संघर्ष और विवादास्पद मुद्दे होते हैं, इसमें जो हितों का फ़ायदा उठाने के जो तरीके हैं उनको लोग अपनाते हैं। तो तरीके क्या हैं, जब समाचार पत्रों में क्या है, लोग रोज़ ऐसे उदाहरण मिलेंगे, रोज़ उनको पढ़ेंगे। तो जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं उनको वो लोग इकट्ठा करते हैं और उसके द्वारा कोई ना कोई अधिनियम पारित करवाने का प्रयास किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राजनीति पर दबाव समूहों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो जो भारतीय राजनीति पर इन समूहों का दबाव पड़ता है उसके लिए कहा गया है कि गैर सरकारी और अज्ञान संगठन इसके लिए उत्तरदायित्व माने जाते हैं। लेकिन इसमें आपके व्यापारिक, औद्योगिक, मजदूर संघ, किसान संगठन, ये सबको इन्होंने सम्मिलित किया है। और इसको सम्मिलित करके जो दबाव समूहों जो हैं उन पर किस प्रकार इसको उन्होंने इकट्ठा करके उसे 4 भागों में विभाजित किया है। तो वो 4 भाग कौन से हैं, उसमें पहला है आपका संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत जो दबाव समूह है, यह दबाव समूह जो है व्यापारिक एवं औद्योगिक गुट होते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारिक और औद्योगिक गुट होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे चैम्बर्स हैं, कॉमर्स है, फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये सब हैं। तो जो भारतीय राजनीति में इन व्यापारिक एवं औद्योगिक समूहों का जो बहुत अधिक महत्व रहा है, लेकिन ये ब्रिटिश समय के व्यापारिक दबाव गुट हैं
और राष्ट्रीय आंदोलन में इनको भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, लेकिन समाचार पत्रों व एजेंसियों पर पर्याप्त नियंत्रण इन्हीं का था। तो इन क्या था, क्योंकि ये मंत्रियों तक इनकी पहुंच होती थी, तो इसके लिए वीनर ने लिखा है कि बड़े बड़े पूंजीपति के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से अनौपचारिक व्यक्तिगत संपर्क जिसका रहता था, आधार रहता था, वह पारिवारिक या सामुदायिक पृष्ठभूमि पर व्यक्तिगत मित्रता उनसे होती थी और कभी पूंजी द्वारा वह अधिकारियों को दिया जाने वाला काला धन भी होता था। फिर दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह। समुदायात्मक दबाव समूह से मतलब है कि भारत में शिक्षित व बौद्धिक वर्ग के दबाव जो गुट थे ये अधिक प्रभावशाली रहे। जैसे वकील हुए, चिकित्सक हुए, इंजीनियर हुए, तो ये अपने हितों की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, संघ बना लिया और ये सरकार की नीतियों तथा क्रियाकलापों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि अखिल भारतीय रेलवे एसोसिएशन ने, अखिल भारतीय पोस्ट अथवा तार संघ, अखिल भारतीय बैंक रोजगारी संघ, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं कॉलेज, इन सबों ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को विधान मंडलों में भी भेजा और कानून निर्माण में वे अपने हितों के अनुसार शासन को प्रभावित करते थे। और तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह। असमुदायात्मक दबाव समूह से मतलब है कि भारत में मजदूर संघ भी एक प्रभावशाली दबाव समूह रहे हैं। मजदूर संघों का आंदोलन जो है वह राजनीति में बहुत ज़्यादा अपना प्रभुत्व रखता है। जब भारत में मजदूर संघों का राजनीतिक दलों से इतना अधिक घनिष्ठ संबंध हो गया कि इन्हीं दलों की सहायक संगठन बनाया इन्होंने, जिसमें आप देखेंगे उदाहरण बतौर भारतीय साम्यवादी दल, अखिल भारतीय ट्रेड संघ, कांग्रेस, ये सब संघ जो हैं ये बने। और चौथा है प्रदर्शनकारी दबाव समूह। प्रदर्शनकारी जो दबाव समूह है, प्रदर्शनकारी दबाव समूह जो हैं यह राजनीति के में पथ प्रदर्शनकारी दबाव समूह है जो सरकारी लोगों के न्यायोचित मांगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और अपने दल सभी प्रकार के लोगों को मांगों पर समुचित ध्यान देते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है, तो ये कैसे की जाती है, जैसे उदाहरण जनसभाएं, कहीं इकट्ठे होकर के कोई बैठक, पदयात्रा, रैली या विरोधी दिवस मनाना, हड़ताल करना, धरना करना, सत्याग्रह, अनशन है, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, आवागमन अवरुद्ध करना, जाके रेलवे लाइन पे या चक्का जाम कर लेना, इस तरह जो है ये लोग करते हैं। तो इन सब का प्रभाव जो है वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, इस नाम से इनका उल्लेख कुछ लोगों ने इनको नाम दिया है। फिर हमारा दबाव समूहों द्वारा दबाव डालने की पद्धतियाँ, कि दबाव समूह जो है वह कैसे दबाव बनाता है। जो दबाव समूह है वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन पर किस प्रकार दबाव डालते हैं और उनके कार्यों को प्रभावित करने के लिए कौन से साधन या उपाय अपनाते हैं। तो इसमें पहला है हमारा प्रचार। प्रचार से मतलब ये है कि दबाव समूह जो है
वो अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने से पूर्व जनमत की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए वे समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। और जब जनमत के सामने अपने पक्ष को अधिकारी रूप में प्रस्तुत करता है तो वे अपने समुदाय को भी प्रचार द्वारा जागृत तथा संगठित करने लगता है। तो पहला तो ये हो गया प्रचार और दूसरा हो गया निर्वाचन में भाग लेना। निर्वाचन में भाग लेने से तात्पर्य है कि दबाव समूह जो हैं वो राजनीतिक दलों से चुनाव समझौते करते हैं और उन राजनीतिक दलों को जिताने का प्रयास करते हैं, चंदे के रूप में उन्हें धनराशि देने का प्रयास करते हैं। तो ये राजनीतिक दल जो है सरकार से उन हित समूहों के लिए कार्य करवाने का भी प्रयास करते हैं। फिर तीसरा है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब है यह अमेरिका में दबाव समूह द्वारा किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान कराने के लिए विधायक को प्रभावित करने की पद्धति जो होती है उसे लॉबिंग कहते हैं। ये जो है ये समूह जो होता है विधायकों को दबाव, लालच, रिश्वत, ब्लैकमेल किसी भी तरह से उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। और जब विधायक को प्रभावित करने वाले हित समूहों को एजेंट और उनको जो है एजेंट लॉबिस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो अमेरिका में इस समय एक नई पद्धति ग्रास रूटर्स लॉबिंग शुरू हुई है, जिसका मतलब होता है कि किसी सीनेटर या कांग्रेस सदस्य के निर्वाचन के रूप में मतदाताओं को तार एवं टेलीविज़न द्वारा बातचीत से प्रभावित करना। फिर अगला है इसमें जनमत को प्रभावित करना। तो जनमत को किस तरह से प्रभावित किया जाएगा? दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने से अधिक क्या करती है? जनमत को प्रभावित करती है, तो उसके साथ जनता अधिक रहे। तो ये समूह जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करती है? जनता से निरंतर संपर्क बनाती है और अपने समाचार पत्रों, सार्वजनिक सम्मेलनों तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनता को अपने विचारों के अनुसार ढालने की कोशिश भी करती है। क्यों? क्योंकि ये समूह जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सच्ची शक्ति है। फिर पांचवा है हड़तालों तथा प्रदर्शन। हड़तालों तथा प्रदर्शन से मतलब है कि दबाव समूह अपने पक्ष में हड़तालें एवं प्रदर्शन आयोजित करके भी शासन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। फिर छठवां है न्यायालयों की सहायता। न्यायालयों की सहायता जो है ये दबाव समूह कभी कभी अपने हितों में प्रतिकूल होने वाले किसी शासकीय काम को पास हुए विधेयक के प्रभाव को शून्य करने के लिए न्यायालय की शरण लेता है। तो न्यायालय की शरण कैसे रहता है? जैसे भारत में क्या है, अनेक बार विभिन्न दबाव समूहों ने न्यायालय की शरण ली और उनके अधिनियमों को असंवैधानिक घोषित किया। तो ये हमारा जो है आज ये चल रहा था भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो ये चैप्टर हमारा अब बच्चों समाप्त हो गया है। अब लास्ट में आपको इस लेसन की सारांश जो है, लेसन का सारांश आप लोगों को बता देते हैं और उसके बाद
फिर हमारा एक आध लेसन और बचा, उसको कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन आंसर वाला कार्य हम। इस लेसन का सारांश क्या है, इसमें जो है आपको बता दें कि पहला क्या है कि हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र अपने आप में जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। हमारे देश में प्रतिनिधित्व या परोक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है और हमारे लोकतंत्र का मूल आधार हमारा संविधान है। फिर आपको बता दें दूसरा इसमें है, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं, ये जो हैं केवल पाश्चात्य संपर्क के परिणाम स्वरूप विकसित नहीं हुई हैं। इसके पीछे हमारी प्राचीन परंपराएं, महाकाव्यों के उदाहरण हैं, लोक कथाएं हैं, जिनके द्वारा इनको विशेष योगदान मिला हुआ है। फिर है हमारा भारतीय लोकतंत्र के जो मूल आधार हैं वो भारतीय संविधान का निर्माण, और यह एक लंबी प्रक्रिया तथा विस्तृत वाद विवाद के उपरांत हुआ है। हमारे संविधान का निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया और विस्तृत वाद विवाद के बाद हुआ है। फिर हमारा जो भारतीय संविधान देश के हर नागरिक, हर वर्ग तथा जीवन के समस्त पक्षों को सुरक्षा तथा विकास का अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। हमारा संविधान जहां एक ओर लोगों के जीवन की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी से बचाव की भी गारंटी देता है। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि वह बहुलता तथा हितों का टकराव की जटिल परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की गारंटी भी देता है। फिर अगला हमारा है, हमारे संविधान में यह संविधान की एक यह विशेषता है कि उसके द्वारा राजनीतिक शक्ति को सुसंगत बनाए रखा जाता है, उसे सामाजिक हितों की ओर उन्मुख रखा जाता है। हमारा संविधान सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। इसके पास देश के नागरिकों की सहायता करने की सर्वोच्च क्षमता है। फिर इसी में हमारा है लोकतंत्र शासन प्रणाली। शासन का वह स्वरूप है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है, और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में लोकतंत्र को शासन पद्धति तक सीमित न रखकर इसको राजनीतिक सिद्धांत, शासन प्रणाली अथवा समाज का ढांचा नहीं, इसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर एक रूपता तथा एकीकरण लाने का मार्ग निहित करती है ये। फिर अगला है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है वह आधुनिक युग की एक सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। सर्वाधिक शासन प्रणाली है। इसके अनेक गुणों का उल्लेख भी किया गया है, जैसे व्यक्ति के विकास में सहायक, क्रांति से सुरक्षा, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था, समानता की पोषक शासन प्रणाली, सामान्य इच्छा पर आधारित, सर्वसाधारण के हितों की सुरक्षा, कार्यकुशल शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, नैतिक गुणों का विकास, राष्ट्रीयता की पोषक, स्थानीय स्वशासन का विकास, प्रगति का पोषक, विश्व शांति का संपर्क तथा योग्य एवं कुशल व्यक्तित्व का शासन। फिर इसी में है देखिए, भले लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है वो आधुनिक युग की सबसे अधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है, परंतु इसका मूल्यांकन अगर किया जाए तो विद्वानों ने इस प्रणाली के अनेक दोषों का भी उल्लेख किया है कि इसमें अयोग्य व्यक्तियों का यह शासन है, राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा होती है,
व्ययशील शासन प्रणाली है, सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक है, सिद्धांतों की अव्यावहारिकता है। तो इसके गुणों के प्रति उदासीन मतों ने इनका दुरुपयोग किया है। पूंजीवादियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, सरकार के स्थायित्व का अभाव है, युद्ध और संकट के समय लोकतंत्र कमजोर शासन सिद्ध होता है, शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मतदाताओं की उदासीनता रहती है। ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद है कि आधुनिक युग में लोकतांत्रिक विचारधारा तथा व्यापक बहुपक्षीय वैचारिक है। लोकतंत्र के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण विकसित होते हैं, जिसका मुख्य दृष्टिकोण है उदारवादी दृष्टिकोण, विशिष्टवादी, अभिजन दृष्टिकोण, बहुलवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण, बुनियादी लोकतंत्र। ये फिर उसके बाद है भारतीय संविधान जो है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू विकास एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पंचायती राज का प्रावधान है। पंचायती राज सत्ता का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य के लिए स्वतंत्र भारत में पंचायती राज को लागू किया गया, इसे मजबूत बनाया गया। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत जो है, इसका निर्माण हुआ, उनको कुछ शक्तियां भी प्रदान की गईं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज को एक राजनीतिक संस्था का रूप देने के लिए संविधान ने क्या किया। जो 73वां संशोधन किया था, उसमें 24 अप्रैल 1993 में उसे प्रभावी माना गया और इस संशोधन के अंतर्गत राज्यों को पंचायती राज अधिनियमों के अधिक प्रभावशाली करने के लिए पंचायती राज चुनाव समय समय पर किए जाने लगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में लोकतांत्रिक परंपरागत जो विद्यमान हैं, कुछ क्षेत्रों में आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना तथा क्रियाकलापों में लोकतांत्रिक नहीं हैं। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक संस्थाएं प्रायः महिलाओं के प्रति असहिष्णु हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में इस व्यवस्था में अनेक विकृतियां भी हैं। फिर पंचायती राज में पूर्ण लोकतंत्र एवं पारदर्शिता की क्या है, कमी है। कुछ पंचायतें अच्छे ढंग से कार्य करती हैं और कुछ पंचायतें हित समूहों द्वारा लोकतांत्रिक मानदंड को अपने हुए परिवर्तन को विरोध करती हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को विशेष महत्व दिया गया। फिर राजनीतिक दलों के कुछ कार्य भी हैं, जैसे समस्याओं की व्याख्या, जनमत का निर्माण, निर्वाचन संबंधी शिक्षा, सरकार का गठन, शासन की विभिन्न अंगों में समन्वय, जनता को प्रतिनिधित्व के मध्य सीधे संपर्क, ये सब चीज़ें उत्पन्न की गई। फिर राजनीतिक दलों के जो विभिन्न गुण दोष हैं, उनके बारे में भी इसमें आपको बताया गया था। तो वो जो गुण दोष थे राजनीतिक दलों में, उनमें क्या था कि राजनीतिक दलों का योगदान जो है, इसके लिए कहा था ब्राइस ने कि राजनीतिक दल राज्य के मस्तिष्क को ठीक उसी प्रकार क्रियाशील बनाए रखता है जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र तट को ताज़ा रखता है। फिर इसमें देखा कि जो दबाव समूह या हित समूहों जो थे, वह स्वैच्छिक संगठनों से हैं जो विभिन्न सार्वजनिक हितों से संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग संगठन होते हैं। फिर इसमें देखा कि वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह गठित हुए हैं, उसमें संस्थागत दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह और प्रदर्शनकारी दबाव समूह, ये जो दबाव समूह हैं, इनके द्वारा शासन पर दबाव बनाया
करते हैं और इनका जो मुख्य उपाय रहता है वह प्रचार, लॉबिंग, जनता को प्रभावित करना, हड़तालें और न्यायालयों को महत्व देना। तो ये इस पाठ का जो है संक्षिप्तीकरण था। और उसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं। उन प्रश्नों को, ये विस्तृत प्रश्न है, इनको आप लोगों को करना होगा। पहला है, भारतीय लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ? भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का सामान्य परिचय दें। संविधान सभा में हुए वाद विवाद के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। और तीसरा है, भारतीय संविधान के माध्यम से हुए सामाजिक परिवर्तनों का विवरण दीजिए। चौथा, संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय क्या है? और उसी में लोकतंत्र से आप क्या समझती हैं? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना करते हुए लोकतंत्र के विभिन्न अवधारणाओं और दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। अगला, भारत में पंचायती राज की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर पंचायत के मुख्य कार्यों का सामान्य परिचय दीजिए तथा भारत में 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए गए। फिर अगला है, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए और उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए लोकतंत्र राजनीतिक दलों से प्राणवंत होता है। आप राजनीतिक दल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने कथन को अपने शब्दों में समझाइए। अगला, राजनीतिक दलों के गुण तथा दोषों का उल्लेख करते हुए तटस्थ मूल्यांकन करिए। और दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा दबाव समूह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है, भारतीय राजनीति पर विभिन्न दबाव समूहों का क्या प्रभाव पड़ा? दबाव समूहों द्वारा प्रभाव डालने की पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। फिर इसमें दिए हुए हैं कुछ निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को भी एक बार बोल दे रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन किन बातों को सम्मिलित किया है? फिर भारत के संविधान को जनता का अपना संविधान क्यों कहा जाता है? फिर वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया? अगला, भारतीय संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत के पंथ निरपेक्ष में बाधा पहुंचाते हैं। अगला, लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का है दूसरा नाम है। यह कथन किस विद्वान का है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है? अगला, लोकतंत्र की स्वीकृति सिद्धांत कितने हैं? आधुनिक लोकतंत्र का विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ? लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? संपूर्ण जनसंख्या को प्रशासन से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध करने वाली कौन सी 2 विधियां हैं? दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ग्राम सभा की कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की निम्नवत इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत के प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम सभा अधिकारी को क्या कहते हैं? गांव का प्रधान होने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? ग्राम सभा के सदस्य पद हेतु निम्नवत आयु क्या है? अब ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ग्राम पंचायत के चुनाव की व्यवस्था कौन करता है? राजनीतिक दल को एक मान्य परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दलों के किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दलों के 2 आधारों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दलों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? दबाव समूह में किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। दबाव समूह के एक विशिष्ट महत्व पर प्रकाश डालिए। दबाव समूह के कार्य करने के 2 तरीके बताइए। फिर बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, संविधान तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है? तो इसका है संविधान सामाजिक परिवर्तन का आंसर है ये। संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली यंत्र है, एक प्रभावशाली यंत्र है। दूसरा है संविधान के प्रथम संशोधन में क्या है? तो आंसर है संविधान के प्रथम संशोधन में जमींदारी प्रथा पर चोट की गई है, सामंतवादी परंपराओं को समाप्त किया गया है और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान है। फिर है आपका लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का क्या गुण है? तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का गुण है व्यक्तित्व के विकास में सहायक, क्रांति से सुरक्षा और समानता की पोषक शासन प्रणाली। फिर है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का क्या दोष है? दोष में सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में बाधक, पूंजीवादियों को प्रोत्साहन और मतदाताओं की उदासीनता। फिर है लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण क्या है? तो व्यक्ति साध्य है और समाज तथा राज्य साधन है, और उसी में जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं तथा व्यक्तियों में स्वयं अपना भला बुरा सोचने की सामर्थ्य है। फिर पंचायती राज को अधिक प्रभावशाली बनाने का निर्देश किसमें दिया गया है? संविधान के 73वें संशोधन में। फिर है ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत किस व्यवस्था से संबद्ध है? पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध है। फिर अगला है राजनीतिक दल से हमारा क्या तात्पर्य है? नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उसको कि किसका कथन है? यह है लीकॉक का कथन। फिर है राजनीतिक दलों का कार्य, सरकार का गठन, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और जनता और प्रतिनिधियों के माध्यम सीधे संपर्क की व्यवस्था। फिर राजनीतिक दलों का दोष, पहला विचारों का मिथ्या प्रचार, व्यक्ति पूजा को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय हितों की क्षति। फिर है उन समूहों को क्या कहा जाता है जो औपचारिक संगठन होते हैं, सार्वजनिक मामलों की गतिशीलता को करने को पाए, उनको कहा जाता है दबाव समूह। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे करता है?
प्रचार करके, हड़ताल तथा प्रदर्शन करके, जनमत को प्रभावित करके करता है। तो ये हमारा लेसन जो है आज का लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, ये समाप्त हो गया। अब अगला लेसन हम लोगों का प्रारंभ होगा, उसके बारे में बताएंगे। और बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन न लिया हो वो लोग एडमिशन अति शीघ्र लें।